देखिए ये बैकअप क्लास चल रही है, क्लास 8th की क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है क्लास में, जिसको मैं अभी आप लोगों को ये समझा दूंगा कि इस चैप्टर में क्या है। नोट्स हम बाद में आपको दिलाएंगे, जब नोट्स मतलब आपसे मांगे जाएंगे, वो तो मैं आप जिम्मेदारी मेरी है, आप चिंता चिंता मत करिए। गूगल क्लासरूम वगैरह जब आपका बैकअप कंप्लीट हो जाएगा तब आप ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो खैर अभी आप सिर्फ टॉपिक पे ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूँ उस लैंग्वेज पे ध्यान देना। जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन क्यों पढ़ाया जाता है, फूड फॉर मैन, सभी के लिए खाना होना चाहिए। तो अभी मैं एक एक लाइन रीड नहीं करूंगा, मैं थीम समझाऊंगा और टॉपिक में क्या है वो समझाऊंगा। बाकी आप इसकी सेल्फ रीडिंग भी कर सकते हैं घर पे, और अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। तो जैसे सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड क्या है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो वैरायटी ऑफ फूड है जो हम खा रहे हैं, जैसे सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड है, वेजिटेबल्स हैं। तो ये इनके टाइप्स दिए गए हैं, बहुत इजी हैं, इनमें सिर्फ नाम है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है जो समझ में ना आए आपको। तो आप इसके नाम पढ़िएगा और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और फिर मुझे आगे बताइएगा। फॉडर क्रॉप जो चारा के लिए खाए जाते हैं। अब जैसे कुछ ऐसे नाम हैं जैसे सडन ग्रास, अल्फिया, ये सब हो गए, ये सब तो नाम हैं, ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। इनमें कुछ ऐसा समझाने लायक तो कुछ है नहीं। एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, देखिए ये जो है मेथड, मतलब ये क्या है, एग्रीकल्चर में दो चीजें होती हैं। मतलब अगर हम खेत में, अगर हम प्लांट्स को उगा रहे हैं तो इसको बोलते हैं फार्मिंग। और अगर हम उसके साथ साथ एनिमल्स को भी रख रहे हैं, देन इट इज नोन एज एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर दोनों चीजों को मिलाकर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्रॉप प्लांट्स होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, और क्रॉप सीजन्स होते हैं, यानी कि हर एक सीजन में एक ही जैसी मतलब नहीं लगा सकते आप, कि जैसे कोई एक ही फसल बार बार आप नहीं उगा सकते। तो इस वजह से क्रॉप सीजन्स होते हैं। तो ये टेबल बनी हुई है, देख लीजिए इसको आप लोग। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स वगैरह जो उगाए जाते हैं उसको हॉर्टिकल्चर में रखा गया है। और लिरिकल्चर में जो आपका स्पेसिफिक जो फ्लावर वगैरह यहाँ पे आएगा वो लिया जाएगा यहाँ पे। और मतलब इसमें ऐसा है, एक मिनट, इसके बाद जैसे कैटल फार्मिंग है, जिसमें डेयरी फार्मिंग होगा, डेयरी होगा, जानवर पालना दूध के लिए, पोल्ट्री। फिशिकल्चर मछलियों के लिए। एपीकल्चर जो आपका शायद ऑयस्टर्स वगैरह जो रखे जाते हैं, सॉरी सॉरी, वो हनी बी को पालने को एपीकल्चर कहते हैं। अब इसके बाद जो है सीजन्स ऑफ द क्रॉप, क्रॉप के सीजन्स तीन होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। यहाँ आपको क्या करना है, मॉड्यूल में अभी आप जो लेके बैठे हो उसमें आप अंडरलाइन कर लो ईयर, मतलब मंथ को अंडरलाइन कर लो। जैसे खरीफ क्रॉप है तो आप इसको ये अंडरलाइन कर लो, जो मैं यहाँ हाईलाइट करूंगा वो करना। मॉनसून सीजन बिटवीन द जून एंड हार्वेस्टेड टू द अक्टूबर, यानी उगाया कब जाता है, जून से जुलाई के बीच में, और हटाया कब जाता है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। ये आप अंडरलाइन करो मॉड्यूल में, अपने अपने मॉड्यूल में। इसके बाद इसके एग्जांपल्स तो खैर पता ही चल गए आपको, नीचे लिखे हुए हैं। इसके बाद दूसरा है विंटर क्रॉप। ये कब लगाते हैं, विंटर में, मतलब अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे। और कब हटा लेंगे इसको, मार्च और अप्रैल में इसको हटा देंगे। अच्छा, ये मॉनसून पे, यानी इसको बारिश वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये क्या क्या होंगे, वीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड वगैरह, ये सब तो आपको पता ही होंगे। इसके बाद जायद क्रॉप, ये क्रॉप जो है मोस्टली समर क्रॉप कहलाती है, जो कि उस टाइम पर लगाया जाता है जब आजकल जो ये आ रहे हैं ना, जैसे कि काकड़ी आ रही है, काकड़ी दूधी आ रही है, जो ये भी कुछ है। जैसे कि मैंने आपको जायद क्रॉप के बारे में बताया कि ये रेनी क्रॉप है, और जो आजकल जो सब्जियां आ रही हैं, मतलब बिफोर रेनी क्रॉप, सॉरी, यानी ये समर क्रॉप है। और रेनी क्रॉप तो रबी क्रॉप थी, सॉरी खरीफ क्रॉप थी। और जायद क्रॉप इज अ समर क्रॉप। इसमें जो वाटरमेलन, मस्कमेलन, मतलब जो शक्कर टेटी जो आता है उसको मस्कमेलन कहते हैं। और जो ककड़ी और जो दूधी, ये सब कुछ जो है, करेला, ये सब जो है जायद क्रॉप में आएगा।
तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हॉर्टिकल्चर तो मैंने बता दिया, फ्लोरिकल्चर ये आप पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद प्रोडक्शन मतलब करने के लिए सबसे पहला, अब हम मेन टॉपिक पे एंटर करने जा रहे हैं। तो हमें इस पूरे चैप्टर में इतनी चीजें पढ़नी है यहाँ से लेके यहाँ तक। पहला पढ़ना है सॉइल प्रिपरेशन, दूसरा पढ़ना है सोइंग, तीसरा पढ़ना है इरिगेशन, चौथा वीडिंग, पांचवा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में ही ये पॉइंट्स आते हैं, थ्रेशिंग और विनोइंग। वैसे तो देखा जाए तो हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग एक ही पॉइंट में आना चाहिए, एक ही टॉपिक के ही अंदर के, मतलब ये सब के सब टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक है स्टोरेज। तो हम चलिए अब एक एक पढ़ेंगे। जैसे पहला है मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल प्रिपरेशन के लिए 3 चीजें करनी है आपको। आप मेन हेडिंग्स को ध्यान दीजिए, राइट कॉर्नर पे ऊपर प्लोइंग करना है, फिर लेवलिंग करना है और मैन्योरिंग करना है। प्लोइंग मतलब जो, उसको टिलिंग भी कहते हैं। टिलिंग मतलब जो सॉइल है उसको बड़े बड़े से ऐसे, वो हल होता है, हल जानते होगे आप लोग, दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। यहाँ पर उसी हल से क्या करते हैं, ये तो हल नहीं है, मतलब एक ऐसा, ये रहा पहला वाला प्लो। ये तो एक था, पर अब तो ट्रैक्टर से प्लोइंग करते हैं और उससे हम नीचे की सॉइल को ऊपर लाते हैं। यानी क्या फायदा होगा टिलिंग करने से, क्या फायदा होगा टिलिंग में? जो मतलब जो सॉइल है वो, देखो यहाँ क्या लिखा है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। प्लोइंग हेल्प्स इन द लूजनिंग एंड द टर्निंग द टॉप सॉइल अपसाइड डाउन एंड आल्सो इन द मिक्सिंग कंपोस्ट विद द सॉइल। मतलब ऊपर हमने कंपोस्ट या जो जानवरों का जो गोबर वगैरह उसके ऊपर डाल देते हैं खेत के ऊपर, तो वो उसको मिक्स कर देता है फ्लो करने से। जैसे आपको अगर अपने पॉट में घर में पौधा लगाना है या आपके गार्डन में पौधा लगाना है, तो आप क्या करेंगे, प्लोइंग करेंगे पहले। ऐसा तो करेंगे नहीं कि मिट्टी ऐसे ही बस छोटा सा ऐसा खड्डा किया, छोटा सा उसमें पेड़ लगा दिया और दबा दिया, ऐसा तो करेंगे तब तो पौधा लगेगा ही नहीं। उसके आसपास की सारी मिट्टी को सॉफ्ट करना पड़ेगा। उससे फायदा क्या होगा, फायदा लिखा है देखो। दिस मेक द सॉइल फर्टाइल, एरी, इंक्रीज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, यानी पानी को अंदर तक ले जाएगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द अपरूटिंग द वीड्स, मतलब रूट्स को हटा देगा, वीड्स को हटा देगा। एंड द वीड्स एंड एक्सपोजिंग सीड्स, वर्म, इंसेक्ट एंड पेस्ट इन द फील्ड। ये तो पता चल गया। लार्ज लम्स ऑफ सॉइल, अब अगर ऐसा मान लो हमने प्लोइंग किया और कई सारे बड़े बड़े से मिट्टी के ढेले बन गए, तो उनको बराबर करना पड़ेगा। उस पॉइंट को कहते हैं, लिखा हुआ है, लार्ज लम्स ऑफ सॉइल इफ लेफ्ट आर ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ हॉरो, द सॉइल देन लेवल्ड और मेड इनटू रिज्ड एंड फरो एज रिक्वायर्ड। अगर फरो मतलब देखना, कभी भी कुछ कुछ क्रॉप्स में हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि जो क्रॉप है उसके आसपास ऐसे ऐसे आपको दिखाई देंगे, रिज्ड में दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ पे, और पौधा यहाँ पे लगा होगा उसमें। आपको कई सारे फार्म में ऐसे देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे, या वो टॉप में लगाते हैं, यहाँ से पानी डाला जाता है यहाँ से। तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या है यहाँ पे, लेवलिंग इंश्योर। लेवलिंग क्या करेगा, इंश्योर करेगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फील्ड। सही बात है। इसके बाद ये कुछ कॉमन वर्ड्स दिए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है, और जो वर्ड समझ में ना आए मुझे, तो आप मुझे बताना आप लोग बाद में। और इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, यानी हम वो 3 चीजें पढ़ चुके हैं। क्या था, प्लोइंग, टिलिंग और नहीं, प्लोइंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग। मैन्योरिंग उसी के अंदर का ही पॉइंट है। मैन्योरिंग मतलब जो उसमें हमने मैन्योर डाला था, सबसे पहले मैन्योर ही डालते हैं, उसके बाद हम उसको प्लोइंग करते हैं, यानी कि एक तरीके से मिक्सचर बनाते हैं हम लोग। जैसे हमको गमले में पौधा लगाना है, तो हम पहले कंपोस्ट डालेंगे, उस मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे, मिक्स करेंगे कंपोस्ट के साथ में अच्छी तरीके से, तो वो मैन्योरिंग ऊपर ही आ गया इसमें। अब आता है अगला पॉइंट कि सीड सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग। हमने जो सीड लिया वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो उससे हेल्दी प्लांट होगा, हेल्दी क्रॉप होगी, हेल्दी आउटपुट आएगा। तो सही सब सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। गुड क्वालिटी सीड आर इम्पोर्टेंट फॉर द बेटर यील्ड। गुड क्वालिटी और सीड आर क्या है गुड क्वालिटी में, क्लीन होना चाहिए, नॉट मिक्स विद द वीड्स होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, सॉलिड एंड हेल्दी। इसका भी कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे पानी में आप रख दिए सीड्स को, तो जो सीड फ्लोट करते रहेंगे वो अनहेल्दी हैं, मर जाएंगे, अच्छे नहीं होंगे उनसे प्रोडक्ट। और जो डूब जाते हैं पानी के अंदर उन्हें हेल्दी सीड कहा जाता है।
फ्री फ्रॉम फंगल स्पोर, यानी ये सब नहीं होना चाहिए उसमें। पेस्ट और इंसेक्ट वगैरह भी उसमें नहीं होने चाहिए। बेटर ब्रीड होना चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी का हो, हाइब्रिड हो या जीएम हो। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि हम लोग क्या करते हैं, जीन्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जो डीएनए होता है ना प्लांट का, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम इसके बारे में फिर कभी पढ़ेंगे, रेगुलर क्लास में भी मैंने नहीं बताया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करने से क्या फायदा होगा उससे। वैसे तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ कि उससे डीएनए प्लांट का इम्प्रूव होता है और इसकी वजह से उसका क्वालिटी इम्प्रूव हो जाता है। जैसे हम जो कॉटन वगैरह जो हम लोग पहनते हैं, ये जीएम क्रॉप है, ये बात आप याद रखिएगा। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद हमने एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर वगैरह में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सोइंग ऑफ सीड। सीड को पूरे खेत में लगाना है, तो उसके कई तरीके हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग और ट्रेडिशनल टूल। तो हमने अब इस ब्रॉडकास्टिंग को पढ़ते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे बिखेर देना पूरे खेत में, यूं ही कैसे भी डाल दिया, स्प्रिंकल कर दिया या स्प्रेड कर दिया, सीड्स को यूं ही बिखेर दिया। कोई मैनर नहीं है, कोई कल्चर नहीं, कैसे डालना है कोई सिस्टम नहीं है, सब ऐसे डाल देना है, तो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। दूसरा ड्रिबलिंग। ये अब ट्रेडिशनल टूल्स क्या होते हैं, ड्रिबलिंग द सीड, मतलब एक छोटा सा वो होता है, मतलब होल करके उसके अंदर हम एक छोटा सा पाइप होता है, उसको डालते हैं, इसको हम फनल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। हमने उसको करके उसको मतलब दबा दिया। ऐसा मैनुअली भी कर सकते हैं। ड्रिबलिंग मतलब थोड़ा सा खड्डा किया हाथ से ही ऐसे, या तो कोई छोटा सा ऐसा मतलब लोहे का होता है, उससे लिया चम्मच जैसा और उसको उठाया और उसको दबाया, उठाया दबाया, उठाया दबाया, ऐसे करना है। तो ड्रिबलिंग मतलब ये भी होता है। सी ड्रिल सोइंग, एक फनल जैसी होती है, बड़ी सी फनल जो यहाँ पे आपको दिख रही है, सॉरी, यहाँ पर जो फनल दिख रही है आपको, ये आप देखिए डायग्राम पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक फनल है, इसमें यहाँ पर सीड्स भरे हुए हैं और ये सीड यहाँ से नीचे जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे। तो अभी इसमें लोहे का है वो जो खुदा ऐसे खोद रहा है उसको धीरे धीरे, तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है और सीड इसी तरीके से लगाए जा रहे हैं। पर अब तो खैर ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, तो ट्रैक्टर से भी ये सब काम होता है। बैलगाड़ी से तो एक ही काम हो पाएगा, मतलब एक ही तरीके का हो पाएगा, लेकिन अब ट्रैक्टर बहुत सारे काम कर सकता है, ये सब ट्रैक्टर से हो सकता है। इसके बाद प्रिकॉशन ड्यूरिंग सोइंग सीड। जनरली ये टॉपिक इतना मैंने नहीं डिस्कस किया, पर मैं आपको हल्का सा बता दे रहा हूँ। मतलब वही टॉपिक है जो ऊपर अभी हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए हमने इस पॉइंट को ज्यादा स्किप किया है। मतलब जैसे, हाँ ये बात याद रखना है कि जैसे फर्स्ट पॉइंट में छोड़ रहा हूँ, सीड should be sown in a particular depth under the soil. Seed left on the surface of the soil may be carried or destroyed by the insect. ये सब तो है, पता ही होगा। डिस्टेंस जो है वो ज्यादा दूर दूर हो, मतलब थोड़ा हो गैप हो, एकदम ओवर क्राउडिंग ना हो कि एक ही जगह पे बहुत सारे सीड हो जाएंगे। तो क्या होगा, आगे चल के पौधे जब बड़े होंगे तो वो एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे न्यूट्रिशन के लिए। इन अ वाटर शुड बी देयर इन द सॉइल, ये भी आपको पता ही होगा। प्रिपेयरिंग नर्सरी एक और तरीका है प्लांट्स को उगाने का। जैसे कि हम चावल में, पैडी में ऐसा करते हैं, राइस में मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। तो जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है कि हमने पैडी की फील्ड में देखा है कि चावलों के छोटे छोटे से पौधे बनाते हैं पहले हम खेत में, किसी भी एक कॉर्नर पे, सपोज दैट इतनी जगह पे हमने पहले खूब सारे पौधे उगा लिए और उनको अलग करके ऐसे छोटे छोटे से गट्ठर में बना लिया। ये जो तुमको दिख रहे हैं ये किसी एक जगह से उखाड़ के लाए गए हुए हैं। और अब क्या करेंगे, इन्हें हम पूरे खेत में मैनुअली, याद रखिएगा इस बात को, मैनुअली जो है लगाया जाएगा। ये हाथ से लगाओ या जैसे भी लगाओ, तो उस तरीके से इसको लगाने को, जैसे ये देखो, ये पूरे खेत में ये इंसान जो है ऐसे इसमें पूरा लगाएगा, पूरा का पूरा। तो ये एक तरीका है जिसमें हम ये देखते हैं कि पैडी वगैरह में मोस्टली कॉमन ऐसा होता है। चावल वगैरह में देखो ये लगा रहे हैं, देखो ये लोग,
ये लोग क्या कर रहे हैं, एक एक पौधा उसमें लगाएंगे खेत में। ये ऐसे गट्ठर बना लेते हैं पौधों के, एक छोटे छोटे से पौधे नन्हे मुन्ने से, सैपलिंग्स कहते हैं जिनको, और अब उनमें से ऐसे पकड़ के रखे रहेंगे हाथ में। इनके हाथ में इसका बड़े वाले का छोटा पार्ट है, देखो इसका छोटा पार्ट है यहाँ पे, उसमें से एक पौधा निकालेंगे और यहाँ लगाएंगे। ये लोग भी ऐसे करते रहेंगे, एक पौधा निकाला लगाया, फिर उसके बाद जब दोबारा लेना होगा फिर यहाँ आ जाएंगे, इसी में से उठाएंगे, और फिर ऐसे ही ऐसे करते। देखो यहाँ पूरी जगह देखो, इन्होंने यहाँ पे देखो एक एक करके पौधे बहुत सारे लगा डाले। देखो ये दिख रहा होगा आप लोगों को, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे देखो ये लोग लगा रहे हैं यहाँ पौधे ऐसे सीक्वेंस में। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इन्होंने ये कैसे यहाँ पे लगाया है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे फोटो में आपको दिखेंगे यहाँ पे एक एक पौधे लगे हुए यहाँ पे बीच बीच में। तो ये था जनरल इंफॉर्मेशन कि नर्सरी वाले मेथड से कैसे पौधे ग्रो किए जा रहे हैं। इसके बाद में स्किप करेंगे, हाँ ये भी एक कल्टीवेटर, ये तो आगे आएगा पढ़ने के लिए, खैर इसको छोड़ दीजिए। मेकिंग सॉइल फर्टाइल, ये एक अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक में क्या आने वाला है, इसमें हमें प्लोइंग के साथ साथ अगला आगे की बात करना है मैन्योर, और मैंने कुछ टॉपिक इसमें से स्किप कराए हैं रेगुलर क्लास में भी, मैन्योर और कंपोस्ट और फर्टिलाइजर, वो तीन चीजें इसमें आएंगी। तो बायो फर्टिलाइजर जैसे ये होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स को ग्रो करना जो नेचुरली सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा दे। तो हम ऐसे प्लांट्स को यूज करेंगे जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो वो किस में होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स वगैरह में होता है। तो ये हम करते हैं। और इस टॉपिक को हम लोग एक और टॉपिक से बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ क्रॉप। ये भी इसी के अंदर आ रहा है। रोटेशन ऑफ क्रॉप का मतलब क्या होता है, एक बार हमने लगाया चावल, दूसरी बार लगाया कोई भी दाल या पल्सेस, फिर तीसरी बार लगाया चावल। तो इससे क्या होगा कि बायो फर्टिलाइजर कहेंगे इनको, सॉइल में हमें पहले से ही नाइट्रोजन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ हाईलाइट, leguminous plants bacterium rhizobium is capable of fixing air in air nitrogen. Fixation of nitrogen enriches the soil in the natural way. तो अभी क्यों चाहिए नाइट्रोजन प्लांट्स को, क्योंकि उसको उसकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन। अच्छा ये तो हो गया। इसके बाद आता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है कि इसमें कोई भी एक ही प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, सब सब नहीं होते हैं। पर कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट जो हमारे घर में जो सब्जियों का छिलका, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं, उन्हें अगर हम रख लेंगे एक जगह पे और उन्हें कई दिनों तक रखे रहेंगे तो वो कंपोस्ट बन जाते हैं, मतलब डिकम्पोज होके, और वो भी बहुत अच्छा सोर्स है, तो वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी ये क्या है, ये फर्टिलाइजर क्या होता है, ये केमिकल बेस्ड होता है जो केवल एक दो या तीन चीजों में ज्यादा होता है, जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये इन तीन चीजों में बहुत अच्छा है, लेकिन ये बाकी चीजें अपने पास नहीं रखता है। अच्छा तो ये, अब इसका डिफरेंस पढ़ लेंगे हम लोग, डायरेक्ट आ जाएंगे इसके डिफरेंस में आ जाएंगे, जो कि आपको बस वही पढ़ना है। मैन्योर क्या होते हैं, दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्टिलाइजर, दीज आर आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जैसे कि जो हम लोग फैक्ट्रीज में बनाते हैं। दे आर रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, नॉट रिच इन NPK। ये रिच इन ओनली इन NPK, थोड़ा बाकी कम होते हैं इनके अंदर। दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, मतलब इसमें सब कुछ होता है, मिक्सिंग होती कई सारी चीजों की। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, केवल NPK ही होगा। नॉट सॉल्युबल इन वाटर, अगर हम देखें तो वो काले काले से होते हैं, ब्राउन ब्राउन सा पाउडर, या समझ सकते हो कि एक जैसे आपके घर में भी कंपोस्ट या मैन्योर कभी आप लाए होंगे पेड़ों में डालने के लिए, तो वो वैसे ही दिखता है, ब्राउन ब्राउन सा। लेकिन फर्टिलाइजर क्रिस्टल्स में आता है, शुगर के दानों के जैसा, गोल गोल सा। वो डायरेक्ट पानी में सॉल्युबल हो जाता है, पानी में मिक्स करोगे मिल जाएगा वो। ये वाला हार्मफुल नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन ये हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। उससे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, वो सॉरी यूट्रोफिकेशन हो जाता है, अनवांटेड प्लांट्स की भी ग्रोथ हो जाती है। जो प्लांट्स मतलब नहीं चाहिए क्रॉप में,
उनको भी ये न्यूट्रिशन दे देता है, तो वो भी ग्रोथ कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद दे आर न्यूट्रिएंट इन स्मॉल क्वांटिटी, तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर भी कि स्पेसिफिक है ये वाले और ये वाले स्पेसिफिक नहीं है। तो इनमें होंगे तो सारे, लेकिन थोड़े थोड़े होंगे, स्मॉल क्वांटिटी में होंगे, सारे मिनरल्स होंगे। लेकिन इसमें क्या है, हायर अमाउंट बट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि NPK ही होंगे तो होंगे और उसके अलावा कुछ नहीं होंगे। बाकी तो हो गया आपका, ये यहाँ तक तो हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड वर्मी कल्चर भी एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है आजकल। लोग मतलब कि कुछ कुछ लोगों की जगह पे सुना होगा आप लोगों ने कि वो बिना फर्टिलाइजर के, बिना इन चीजों के वो फार्मिंग कर रहे हैं, बट थोड़ी महंगी होती है वो खेती, और उसके जो क्रॉप होती है वो थोड़ी कम कम पैदा होती है। जैसे कि अगर 1 एकड़ जमीन में ऑर्गेनिक मेथड से आलू को उगाया जाए तो वो केवल मान लीजिए 40 से 50 बोरा होगा। बट अगर वो इसमें फर्टिलाइजर मिक्स कर दिया जाए उतनी ही जमीन में, तो हमें उसमें से कम डबल मिलेगा, डबल से भी हो सकता है ज्यादा मिले। तो इस वजह से लोग फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं। बट अगर नहीं डालेंगे तो वही क्या होगा, कम पैदा होंगे तो कॉस्ट इम्प्रूव हो जाएगी। कॉस्ट इम्प्रूव का मतलब, जो आलू आपका, आप कभी भी मॉल में जाइए और वहां से कभी भी आप ऑर्गेनिक आलू खरीद के लाइए, तो आप देखना अगर ये वाला आलू 20 रुपए में है तो वो वाला आलू 40 रुपए में होगा, डबल रेट में होगा। उसका होने का वजह भी यही है कि वो कम पैदा होता है, मेहनत भी ज्यादा लगती है उसमें। पर लेकिन हाँ, क्या कर सकते हैं, जो लेज वगैरह के जो चिप्स आते हैं, जो मतलब अच्छे ब्रांड के जो चिप्स आते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक मतलब होते हैं उसके आलू। इस वजह से उनका जो चिप्स की जो क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है वो बड़ी क्रिस्पी होती है। ना कि जो ये बालाजी और ये सब जो इधर के जो लोकल ब्रांड है, उनके जो आलू की जो क्वालिटी है वो लोकल आलू है, यही वाला आलू है जिसमें फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है। तो आप दोनों चिप्स की क्वालिटी को कंपेयर करा सकते हैं। इसीलिए वो सस्ता बेच रहे हैं और वो महंगा बेच रहे हैं। समझ रहे हो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा इस बात से। अच्छा, इसमें लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में अर्थवॉर्म वगैरह का यूज करते हैं। उसको खेतों के बीच में अर्थवॉर्म छोड़ देंगे और वो मिट्टी को होल उसमें कर देगा, एरी बनाएगा और अपना जो वेस्ट होता है वो भी वहीं पे ड्रॉ करेगा। तो इसकी वजह से मिट्टी में एरेशन बढ़ेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और मिट्टी में काफी फायदा भी होगा उनको, है ना। तो ये हो जाएगा। इसके बाद वीडिंग आगे बढ़ेंगे, यानी पढ़ना इरिगेशन। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है कि यहाँ पर पानी देना है तो दो मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड, जो ये 4 फोटो दी गई हैं, पहला है वेल, दूसरा है ट्यूबवेल, तीसरा है ढेकली और चौथा है राहट। तो ये तो सिस्टम पुराने हैं। इसके बाद अब नया मेथड क्या है, यहाँ दिए गए हैं स्प्रिंकलर। नेक्स्ट, स्प्रिंकलर आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, कहीं कहीं पे गार्डन वगैरह में देखा होगा कि ऐसे छिक छिक करके घूमता हुआ, ऐसे एक नोजल जैसी होती है जो ऐसे घूमती, इधर 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 ऐसे घूमती रहेगी। तो उससे एक प्रॉपर एक फील्ड में एक रोटेशन में पानी पहुंचता रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पहुंचेगा, तो काफी बचत होगी पानी की। ड्रिप इरिगेशन ये उस जगह यूज किया जाता है जहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी है, या कमी नहीं भी है तो पानी वो बचाना चाहते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, एक पाइप लगाते हैं, हर एक खेत मतलब हर एक पौधे के पास में एक छोटा सा होल होता है उसमें, तो उससे पानी टप टप करके वहां पे गिरता रहेगा। तो उस प्लांट को उतना ही पानी मिलेगा जितना उसको चाहिए। तो ये अच्छा मेथड भी है। इससे फायदा ये है कि जो मिनरल्स और जो मतलब अगर हम कुछ मिलाया जाता है ना, तो डायरेक्ट उसी पानी में मिक्स कर दिया जाता है और सीधे प्लांट्स को दे दिया जाता है। तो ये बहुत बढ़िया मेथड है। इसके बाद एडवांटेज है 90%, मतलब काफी पानी बचत होती है इसमें। इसके बाद कुछ अदर सिस्टम भी है, कैनाल सिस्टम, टैंक वैंक, ये सब आप लोग देख लेना, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है। रिवर वैली सिस्टम, पानी को खींचना होता है ट्यूबवेल लगा के अगर पानी वगैरह जा रहा है। रिवर लिफ्ट सिस्टम, रिवर वैली सिस्टम, तो ये सब दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। और ये उस साइड में होते हैं जिधर मतलब साउथ की तरफ ज्यादा होते हैं, ये वेस्टर्न घाट वगैरह उधर ज्यादा होते हैं। लास्ट टॉपिक है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट।
क्रॉप प्रोटेक्शन आएगा और उसके बाद हार्वेस्टिंग आएगा। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अच्छा, अभी यहाँ तक मुझे बताइए